हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए निकिता सुमानी एंड हम लोग पढ़ रहे हैं ओएमएसएम। ओएमएसएम में वी हैव स्टार्टेड रिसेंटली विद ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। अभी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में लास्ट वीडियो में मैंने खाली कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, एक छोटा सा क्वेश्चन लेके और सारा स्टेप्स देख लिए थे। अभी हम लोग बुक का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 एट पेज नंबर 114। इंस्टीट्यूट के मैट में है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। मैं थोड़ा टाइम दे दूं पढ़ने के लिए। मैंने बोला था इस वाले क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना है। इसमें नया क्या है, दिस इज अनबैलेंस्ड क्वेश्चन। और मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बोल दिया था कि अगर अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस करना पड़ता है। अब अगर थोड़ा सा सॉल्यूशन को देख के समझा होगा कि किस तरीके से उसको बैलेंस करते हैं। मैंने क्या बोला था, सप्लाई और डिमांड दोनों का जो टोटल है वो मैच करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है क्या? तो अभी एक बार पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग, फिर सारा ऊपर जो भी स्टेप्स दिया हुआ है ना, वैम प्लस ऊपर और स्टेप्स दिया है ना, वो फिजिबिलिटी, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, यूवी टेबल। ठीक है, बेसिक सेल्स, नॉन बेसिक सेल्स, फिर बेसिक सेल्स का हम लोग किस तरीके से यूवी टेबल बनाते हैं, एंड नॉन बेसिक सेल्स का हमको u प्लस वी शुड बी लेसर देन और इक्वल टू कॉस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लगना चाहिए वहां पर। देखेंगे इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। पूरा फुल फ्लेज वापस से एक बार इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। फिर एक आधा क्वेश्चन में होमवर्क दे दूंगी। ओके, रीड द क्वेश्चन। द कॉस्ट कॉन्शियस कंपनी रिक्वायर्स फॉर द नेक्स्ट month 300, 260, 180 tons of stone chips for its 3 constructions। ये जो कॉन्शियस कंपनी है, इसको इतना इतना क्वांटिटी दैट इज टन्स ऑफ स्टोन चिप्स लगने वाला है फॉर इट्स 3 कंस्ट्रक्शंस, दैट इज C1, C2, C3। अब ये क्या है, C1, C2, C3? ये डिमांड रहेगा। देखो यहां पर हम लोग डिमांड लिखे थे लास्ट क्वेश्चन में और यहां पर सप्लाई लिखे थे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन चलता है ये। आप लोग यहाँ पर सप्लाई लिखने वाले हो, दैट इज रो डिफाइंस योर सप्लाई एंड कॉलम डिफाइंस योर डिमांड। तो C1, C2, C3 डिमांड नोट डिनोट करता है। ठीक है क्या? तो आपको ये जो 300, 260 एंड 180 टन दिया है, ये क्या है, डिमांड। स्टोन चिप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी। देखो ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं मतलब ही क्या, सप्लाई करने वाले हैं। जो प्रोडक्शन करता है वही सप्लाई करता है। देखो M1, M2, M3 बोल रहे हैं ना यहाँ पर, स्टोन चिप्स आर प्रोड्यूस्ड by the company at 3 mineral fields taken on short lease by the company. All the available boulders must be crushed into chips. Any excess chips over the demands at site C1, C2, C3 will be sold ex fields. देखेंगे एंड में मैं बता दूंगी इस वाले है ना सेंटेंस का वो क्या मतलब बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डमी ऐड करने वाले हैं ना, इसलिए ऐसा है वो। द फील्ड्स आर, क्या क्या फील्ड्स है, M1, M2, M3। अब इस फील्ड में क्या बनने वाला है, प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन बनेगा तो यहां से होगा सप्लाई, और डिमांड कौन करने वाला है, C1, C2, C3, which will yield 250, 320, 280 tons of stone chips respectively। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम मिनरल फील्ड्स टू कंस्ट्रक्शन साइट्स वैरी अकॉर्डिंग टू डिस्टेंसेस। अब ये सारा कॉस्ट है 8, 7, 6, 5, 4, 9, 7, 5, 5। ये सारा कॉस्ट है अलग अलग साइट से एक कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचाना। इट वैरी अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंसेस विच आर गिवन बिलो इन मॉनेटरी यूनिट्स, दैट इज व्हाट MU। मॉनेटरी यूनिट मतलब पैसा में दिया है, रुपीज। अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, डिटरमाइन द ऑप्टिमल इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन प्लान फॉर द कंपनी एंड द ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन MU। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, एक एक हम लोग हजम करेंगे मतलब डाइजेस्ट करेंगे, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, देखो इन्होंने भी ऐसे ही किया है यहाँ पर, कॉस्ट मैट्रिक्स, ये तो सारा गिवन है। ठीक है, एंड देन M1, M2, M3, यहां से क्या होगा, सप्लाई लिख दिया। देखो M1, M2, M3 ऊपर आओ, ये देखो 250, 320 एंड 280 लिख दिया सामने। एंड देन C1, C2, C3 ये लोग क्या करने वाले हैं, डिमांड, तो उनके नीचे लिख दिया देखो 300, 260, 180। इसमें गलती नहीं करना, ये ऐसा ही लिखा जाएगा मैट्रिक्स। ये ऐसे कभी मत करना, यहाँ पे सप्लाई और यहाँ पे डिमांड, ये इस तरीके से ही बनेगा। इज दैट ओके? बोल दो हाँ जोर से एक बार। चलो बनाओ फिर इसको, वेटिंग, कॉपी में तुरंत बनाओ इसको। मैं भी बनाऊं? यस, आई विल ऑल्सो मेक दिस मैट्रिक्स। आप लोग अपना बनाओ, मैं अपना बनाऊंगी।
8 7 6 5 4 9 7 5 एंड 5। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बोल सकते हैं ये 2 एंड दिस इज फ्रॉम। मतलब जैसे ही M1 में प्रोडक्शन हो गया, इधर वो C1 में जाएगा, नहीं तो C2 में जाएगा, नहीं तो C3 में जाएगा। वो देखेंगे कैसे है ना सॉल्व करेंगे, वो है ना मिनिमम कॉस्ट, फिर उधर क्वांटिटी हम लोग अलॉट कर देंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कहाँ से कहाँ मटेरियल जाएगा। ठीक है, चलो आगे लिख दो इसके। यहां पर सप्लाई एंड यहां पर डिमांड। बोलो किस तरीके से लिखेंगे? सप्लाई इज हाउ मच 250 320 280। नेक्स्ट यहां पर बोला है 300 260 एंड 180। अभी टोटल लगाओ एक बार, सप्लाई का टोटल लगाओ पूरा, 250 प्लस 320 प्लस 280 कितना टोटल आया? 850। 850 टोटल आया है, और यहां का टोटल लगाओ एक बार, 300 260 180 कितना टोटल आया है? 750। क्या मैं ऐसे करके लिखूं थोड़ा? यहाँ का टोटल 750, यहाँ का टोटल 850। ये क्वेश्चन बैलेंस्ड है क्या? मैंने कल आपको बोला था कि दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन पर, यहाँ पर ये देखो 450 450, तो ही मानेंगे क्वेश्चन बैलेंस्ड है। अभी क्वेश्चन बैलेंस्ड है क्या? नहीं, अनबैलेंस्ड है। तो इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम लोग ऐड करते हैं डमी। अब डमी कहाँ ऐड करूं? टोटल कहाँ पे कम पड़ रहा है? इधर कम पड़ रहा है, यहाँ पे कुछ तो टोटल ऐड करना पड़ेगा। दैट इज हाउ मेनी क्वांटिटीज हमको ऐड करना पड़ेगा? बोलो 110 क्वांटिटी ऐड करेंगे तो 850 हो जाएगा। बोलो एक बार, वेटिंग, वेट अ सेकेंड। बुक में गलत दिया है, यहाँ का टोटल 740 आता है, 740 आता है, प्लीज करेक्ट कर लो बुक में। यहाँ का टोटल आता है 740। ठीक है, अभी देखो यहाँ का टोटल 740 है, यहाँ का 850 है। अगर बैलेंस करना है तो हमको यहाँ पर एक क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी। कितनी क्वांटिटी? 110। पर मैम हमारे पास तो 3 ही कंपनीज है, ये C1 C2 C3, मतलब 3 ही कंस्ट्रक्शन साइट्स है। तो एक डमी ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट करती हूँ बाजू में। ठीक है, इस तरीके से। एंड देन यहां पर मैं लिखती हूँ डमी। डमी और टोटल क्या लिखूंगे? कॉस्ट तो कुछ नहीं है ना, डमी ऐड कर रहे हैं, 0 0 0। और नीचे क्या ऐड कर देंगे? 110 क्वांटिटी। तो एक काम करो, थोड़ा सा इस तरीके से लिखना है इसको, यहां पर 180 एंड यहां पर 110। समझ में आई बात? कैसे बैलेंस किया क्वेश्चन को? अब यहां का टोटल कितना आ गया? बोलो यहां का टोटल 850। दिस इज द बैलेंस्ड क्वेश्चन। नाउ अपने को क्या गिवन था? C1 C2 C3 गिवन था। उसका ये जो तीनों का अगर टोटल लगाएंगे तो है टोटल 740, इधर का टोटल लगाएंगे तो टोटल है 850। बट क्या ये बैलेंस्ड क्वेश्चन है? नहीं। अब ये अनबैलेंस्ड क्वेश्चन है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? 740 के साथ कुछ तो क्वांटिटी मिक्स करनी पड़ेगी, है ना, टू गेट द टोटल ऑफ 850 यूनिट्स। अच्छा, वो टोटल अगर इधर ऐड करेंगे तो मुझे बताओ, अपने को एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा, और कॉलम के लिए अपने पास कोई C4 तो गिवन नहीं है। अब C4 गिवन नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज डमी कॉलम। देन इज दैट ओके? नाउ दिस इज द बैलेंस्ड क्वेश्चन। अब अपना काम कर लो प्लीज। नेक्स्ट स्टेप क्या है? वेट करो, नेक्स्ट स्टेप बोलो क्या है? कैलकुलेशन ऑफ पेनल्टी। पेनल्टी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? बोलो जल्दी बोलो। ओ इधर कैलकुलेट करेंगे पेनल्टी, इधर भी कैलकुलेट करेंगे पेनल्टी। फर्स्ट पेनल्टी, यहां पे भी लिखती हूं मैं फर्स्ट पेनल्टी। बोलो स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढो सबसे पहले। मैं पहले रो वाइज जाती हूं, तो स्मॉलेस्ट नंबर इज व्हाट? 0। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर इज विच?
6, तो 6 माइनस 0, पेनल्टी बोलो कितना 6। नीचे आ जाओ, नेक्स्ट रो में 0 एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर इज 4, तो 4 माइनस 0 इज 4। देन यहां पर बोलो 0 एंड 5, कोई भी नंबर को टिक कर दो, 2 5 है वहां पर, तो 5 माइनस 0 इज 5। फर्स्ट पेनल्टी हो गया यहां का। अभी नेक्स्ट कॉलम वाइज पेनल्टी निकाल दो, वेटिंग, smallest number is 5, next smallest number is 7, penalty is 2। C2 में बोलो smallest number is 4, next smallest number is 5, penalty is 1। C3 में बोलो smallest number is 5, next smallest number is 6, penalty is 1, 6 minus 5 1। यहां पर बोलो 0 0 ले लो, तो 0 माइनस 0 0। अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट पेनल्टी निकाल ली। अब ढूंढते हैं हाईएस्ट पेनल्टी कहां पर है, बोलो कहां पर है हाईएस्ट पेनल्टी। फर्स्ट ये दिखती है आपको यहां पर, 6 इज द हाईएस्ट पेनल्टी, 6 इज द हाईएस्ट पेनल्टी। इस पर्टिकुलर रो में सबसे छोटा कॉस्ट कौन सा है, बोलो 8 7 6 0। मैम ये देखो, ये 0 दिखता है सबसे छोटा। अब उस पर्टिकुलर कॉलम को ऐसे सर्कल कर लो, ठीक है। अब बताओ मुझे, सप्लाई 250 है और डिमांड 110 है, क्या फुलफिल कर लू। मेरे पास अब M1 बोलेगा मैं सप्लाई कर सकता हूं 220 क्वांटिटी लेके जाओ, बट अभी डमी मतलब C4 ऐसे मान लो अभी के लिए, अज्यूम दैट इज कंस्ट्रक्शन साइट नंबर 4, तो बोलता है भाई डिमांड पर मुझे 110 का ही है, 250 आपके पास भले ही है बट डिमांड मेरे पास खाली मेरे कितना मैं चाहता हूं कि क्वांटिटी मुझे मिले 110। तो यहां पर हल्का सा पेंसिल से लिखो, है ना, ऊपर लिखना है आपको 110 और ऐसा सर्कल बना दो, ये कट गया, 110 क्वांटिटी गायब। दूसरा मुझे बताओ, सप्लाई 250 क्वांटिटी था, उसमें से 110 क्वांटिटी गया, कितना बच गया वहां पर क्वांटिटी, अभी 140 हो गया। अभी जो रो या कॉलम एग्जॉस्ट हो गया है उसको हम लोग काट देंगे, देखो ये काट दूं मैं, 110 डिमांड सेटिस्फाइड। अब क्या करेंगे, जो कट गया उस वाले पूरे कॉलम को हम लोग इग्नोर करेंगे, अभी दैट इज नॉट कंसिडर्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ पेनल्टी नाउ। अभी नेक्स्ट सेकेंड पेनल्टी कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट पेनल्टी नंबर 2, वेटिंग। ये आप मेरा इतना मतलब वो डिजाइन वगैरह पे मत जाओ, हाँ, मेरे प्रेजेंटेशन से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से लिखो। यहां पर मैं लिखती हूं आपको पेनल्टी नंबर 2, सेकेंड पेनल्टी, यहां पर नीचे भी लिख दो सेकेंड। बोलो डिफरेंस अभी, फर्स्ट रो स्मॉलेस्ट नंबर इज नाउ 6, पहले था 0 पर 0 कट चुका। अभी नेक्स्ट वापस से हम लोग जब पेनल्टी कैलकुलेट करें तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इज 6 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर इज 7, तो 7 माइनस 6 कितना 1। नेक्स्ट रो नंबर 2, स्मॉलेस्ट नंबर इज नाउ 4, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर इज 5, तो 5 माइनस 4 कितना 1। रो नंबर 3, स्मॉलेस्ट नंबर इज 5, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर इज ऑल्सो 5, तो 5 माइनस 5 0, ठीक है। अभी नीचे आ जाओ, कॉलम में आ जाओ, यहां पर बोलो मुझे पेनल्टी, स्मॉलेस्ट नंबर इज 5, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर इज 7, दैट इज 2। यहां पर बोलो नेक्स्ट C2 में 4 एंड 5, दैट इज 1। यहां पर 5 एंड 6, दैट इज 1, और यहां पर डैश, क्योंकि वो कॉलम ही कट चुका। अब बोलो हाईएस्ट पेनल्टी कहां पर दिखती है, हाईएस्ट पेनल्टी नेक्स्ट इसमें सेकेंड पेनल्टी में 2 इज द हाईएस्ट पेनल्टी। अब मुझे यहां पर बताओ, आई विल हाईलाइट, सबसे छोटा कॉस्ट कौन सा है, 857, सबसे छोटा कॉस्ट 5, इधर स्टार मार्क करो।
हमने 5 को स्टार मार्क कर दिया, M2 को भी मैं हाईलाइट करती हूँ अभी, ठीक है। बोलो अभी यहाँ पे डिमांड कितना है 300, सप्लाई कितना कर सकते हैं 320। बोलो नंबर 5 पे मैं क्या लिखूं अभी। M2 बोलता है मेरे पास सप्लाई करने के लिए 320 क्वांटिटी है, पर C1 बोलता है भाई साहब मुझे खाली 300 ही चाहिए। तो फुलफिल हो सकता है क्या सारा का सारा? यस, लिख दो वहां पर हल्का सा 300। ये पूरा का पूरा क्वांटिटी गायब। यहां पर बोलो कितना बच गया, 320 क्वांटिटी था, 300 हम लोग दे चुके, बचा कितना 20। अब जो एग्जॉस्ट हो चुका उसको कैंसिल कर दो। डन। नेक्स्ट वापस से पेनल्टी कर लो खुद से खुद कैलकुलेट। बोलो थर्ड, यहां पर भी मैं लिखती हूं थर्ड, करो कैलकुलेट, वेटिंग। स्मॉलेस्ट नंबर इज 6, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर इज 7, लिख दो 1। नेक्स्ट रो स्मॉलेस्ट नंबर इज 4, अगर वो 5 कटता नहीं तो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर वॉज 5, पर अब 5 भी कट गया, 0 भी कट गया, बचा क्या 9। तो 9 माइनस 4 कितना 5, नीचे बोल दो 5 माइनस 5 0। आ जाओ यहां पर, ये अभी कॉलम कट चुका, डैश डाल दो। नेक्स्ट इसमें लिखो स्मॉलेस्ट नंबर इज 4, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर इज 5, पेनल्टी 1। स्मॉलेस्ट नंबर इज 5, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर इज 6, पेनल्टी 1, यहां पे डैश। बोलो हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है अभी? हाईएस्ट पेनल्टी इज 5। मैं सर्कल करूं अभी इसको, ये देखो मैं सर्कल करती हूं। अभी मुझे बताओ 4 और 9, अभी ये 5 कट चुका, 0 कट चुका, अभी क्या बचा है 4 एंड 9। अब 4 एंड 9 में से छोटा कॉस्ट कौन सा है? 4 छोटा कॉस्ट है या 9 छोटा कॉस्ट है? 4 ऑफ कोर्स। तो अभी 4 के यहां पर मैं थोड़ा स्टार करती हूं एंड इसको भी ऐसे हाईलाइट करती हूं। बोलो यहां पर सप्लाई करने के लिए कितना क्वांटिटी बचा है? कितना क्वांटिटी बचा है? 320 था, 300 हम लोग दे चुके, 20 क्वांटिटी अभी भी बचा है। किसके पास? M2 के पास। पर C2 को डिमांड कितना है? 260। C2 बोलता है ऐसा हाथ करके कि मुझे 260 क्वांटिटीज का जरूरत है, 260 क्वांटिटीज मुझे चाहिए। पर M2 बोलता है सॉरी बॉस, मैं खाली आपको 20 क्वांटिटीज प्रोवाइड कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास खाली इतने का प्रोडक्शन अभी बचा है गोडाउन में। बोलो फिर वो जहां पर मैंने स्टार मार्क किया है अभी मैं वहां पर कितना क्वांटिटी लिख पाऊंगी मैक्स टू मैक्स? सप्लाई भले ही डिमांड 260 का है पर सप्लाई करने के लिए मेरे पास खाली 20 क्वांटिटी है, तो वहां पर मैं हल्का सा पेंसिल से लिख दो आप लोग 20। अब ये 20 पूरा खत्म, ठीक है, सप्लाई कर दिया हमने। यहाँ का 260 का डिमांड था, खाली 20 का डिमांड इसका फुलफिल हुआ है, बचा कहाँ और कितना डिमांड है इसका? 240। 240 डिमांड और बचा है, वो कहीं और से सप्लाई करवाना पड़ेगा, देखेंगे कहां से करवाएंगे। अभी के लिए क्या कट गया बोलो? M2 सप्लाई पूरा खत्म। अभी नेक्स्ट वापस से पेनल्टी कैलकुलेट करो। फोर्थ पेनल्टी, वेटिंग। I'll write down फोर्थ, यहां पर भी फोर्थ। बोलो 6 माइनस 7 दैट इज 1, ये कट चुका, यहां पे डैश डाल दो, है ना, M2 पूरा कट गया, डैश डाल दो। M3 5 माइनस 5 कितना? 0। नेक्स्ट नीचे आ जाओ, यहां पे बोलो ये कट चुका, डैश। C2 में बोलो 7 एंड 5, दो ही डिजिट्स बचे हैं, तो 7 माइनस 5 कितना? 2। यहां पे बोलो 6 एंड 5, तो 6 माइनस 5 इज 1, ये तो कट चुका, डैश।
बोलो हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है? हाईएस्ट पेनल्टी ये दिखता है यहां पर, दिस इज द हाईएस्ट पेनल्टी। नाउ स्टार मार्क कर दो 2 के वहां पर। मैं हाईलाइट करती हूँ C2 को। अभी वहां पर बताओ मैट्रिक्स में 4 तो कट चुका, वहां पे 3 नंबर्स थे 7 4 एंड 5, 4 कट चुका। अभी मुझे बोलो सबसे छोटा कॉस्ट कौन सा बचा है यहाँ पर? 5। इसको स्टार मार्क करूंगी मैं, ठीक है। अभी बोलो 5 को स्टार मार्क करने के बाद में M3, डू यू गेट दिस? अभी मुझे बोलो यहां पर डिमांड कितने का है? 240 यूनिट्स का, और सप्लाई करने के लिए कितना यूनिट्स है अवेलेबल यहाँ पर? 280। बोलो क्या फुलफिल कर सकता है? C2 उठ के बोलता है 240 क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड। M3 बोलता है बॉस डोंट वरी, आई हैव द 280 का क्वांटिटी। सारा का सारा फुलफिल हो जाएगा। यस, छोटू सा लिख दो एकदम, 240 सर्कल कर दो, 240 खत्म। मतलब C2 पूरा उसका जो है ना डिमांड था वो फुलफिल हो चुका। क्या देखो, M2 से उसको मिल गया 20 क्वांटिटी, M2 से उसको मिल गया 20 क्वांटिटी, और M3 से उसको मिल गया 240 क्वांटिटी। बोलो क्या अभी कट गया? सबसे पहले यहां पर बताओ कितना क्वांटिटी बचा है अभी? 280 में से 240 क्वांटिटी तो गया, किसको गया? C2 को। बचा कितना क्वांटिटी इसके पास? 40, लिख दो 40। और जो अभी खत्म हो चुका उसको ऐसा कट कर दो। अब देखो पेनल्टी कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, अपने पास नंबर्स कितने अवेलेबल है? 2, 6 और 5। खाली देखो अभी ये नंबर बचा है और ये नंबर बचा है। बोलो कैसे करेंगे? ऊपर आप देख सकते हो M1 में तो 8 कट चुका, 7 कट चुका, 0 कट चुका, बचा क्या है? खाली 6। यहां पर सप्लाई करने के लिए क्वांटिटीज 140 है ना, और डिमांड कितने का है? 180 का, तो इसको दे दो 140, है ना। 140 फुलफिल कर देंगे ना। डिमांड भले ही 180 का है, पर अभी अवेलेबिलिटी कितनी है यहां से? 140, इसलिए 140 दे दिया, और 140 है खत्म। किसको दे दिया? C3 को। डैश डाल दो वहां पर, ठीक है। अभी क्या बचा है? सिर्फ 5, दिस 5 इज रिमेन्ड। पेनल्टी की जरूरत नहीं है, 2 ही नंबर बचे हैं और 2 ही है ना, 2 जगह से थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बचा है देने का, अभी ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो। यहां पर बोलो ये 5 है, ये कट करो, 140 क्वांटिटी गया है, कितना क्वांटिटी बचा है अभी यहाँ पे? डिमांड कितने की फुलफिल करनी बाकी है अभी? 40। ये देखो ना, ये यहाँ पर 180 था, यहाँ पर 250 था। 180 का पूरा डिमांड है, पर पूरा फुलफिल हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 140 था सप्लाई करने के लिए, तो 140 हम लोग M1 से दे रहे हैं, है ना। 180 का कट करके 140 तो फुलफिल हो चुका, 40 बैलेंस बचा है। अभी अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर सप्लाई करने को 40 क्वांटिटी है, डिमांड भी 40 क्वांटिटी का है, तो क्या मैं अपने आप बैलेंसिंग क्वांटिटी लिख दूं यहाँ पर 40? ये भी खत्म, ये भी खत्म, एक साथ 2 लाइंस मार दो ऐसे, यहां पर एक, सब खत्म हो गया क्या? देखो क्वांटिटी भी सारा फुलफिल हो चुका, कि जहां पर भी रेड सर्कल में मैंने ये लिखा है, ये देखो हाईलाइट कर रही हूं। टोटल लगाओ इसका, 140 प्लस 110 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 240 प्लस 40, लगाओ टोटल, कितना टोटल आ चुका? 850। देखो जितने का सप्लाई उतने का पूरा पूरा डिमांड हम लोग फुलफिल कर चुके क्या, या जितने का डिमांड है पूरा सप्लाई हो चुका अलग अलग जगह पे। ये क्या है? सोर्सेस, और ये लोग क्या करते हैं? डिमांड, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? फिजिबिलिटी देखते हैं हम लोग। फिजिबिलिटी का फॉर्मूला बोलो क्या है? M प्लस N माइनस 1। यहां से क्या पता चलेगा सॉल्यूशन फिजिबल है कि नहीं? सॉल्यूशन फिजिबल है कि नहीं पता चलेगा। M मीन्स क्या बोलो? मैंने कल ही आपको बोला था, बोलो जल्दी से बोलो, वेटिंग। M stands for number of rows,
n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स, -1। कितने रोज है बोलो, हाउ मेनी रोज? 1 2 3, लिखो 3, प्लस कॉलम्स बोलो कितने हैं, 1 2 3 4, लिखो 4, -1, टोटल बोलो 6, 3 + 4 -1 6। अलॉटमेंट कितना हुआ है बोलो, 6 अलॉटमेंट हो गया क्या, देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 6। नीचे लिखती हूं मैं, बेसिक सेल्स इज इक्वल टू 6। यहां पर नीचे आपको लिखना है तो लिख दो अलॉटेड सेल्स इज इक्वल टू 6। ये भी 6, ये भी 6, सॉल्यूशन फिजिबल है क्या? यस। अभी आगे का स्टेप क्या है, वापस से आपको ये मैट्रिक्स एक बार कॉपी करना है और उसके बाद अभी यूवी टेबल बनाना है, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। करेंगे क्या? मैं वेट करूं? यस, मैं वेट करूंगी। आप लोग सॉल्व करोगे, मैं अपना सॉल्व करूंगी। सबको पता है अभी कैसे सॉल्व करना है। लिखो, ऊपर हेडिंग डालो, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, U, V टेबल। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, यहां पर लिखूंगी मैं U1 U2 U3 और नीचे लिखूंगी V1 V2 V3 V4। शुरू कैसे करते हैं हम लोग, यहां 0 से शुरू करेंगे। अभी एक बार मैं थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ, ये यहां पर हाईलाइट हाईलाइट, और जो नॉन बेसिक सेल्स है उसको मैं थोड़ा ऐसे ब्लू से हाईलाइट करती हूँ। अपने को क्या करना है, जो भी बेसिक सेल्स है उसके टोटल को यूवी टेबल में मैच करना है। कैसे करेंगे देखो, अब U1 पे 0 है, अभी फर्स्ट आप देख सकते हो ये येलो मार्क्ड है, यहां पर क्या नंबर है 6। अब U1 पे तो 0 है, V3 पे मैं क्या लिखूं बोलो, कि टोटल 6 हो जाए। 0 ऑलरेडी है, यहां पर अगर मैं 6 लिख दूं तो 6 + 0 = 6। ठीक है, नेक्स्ट, अभी यहां पे 0 ऑलरेडी है और एक यहां पे अलॉटमेंट हमको देना है, डमी के वहां पर आप देख सकते हो येलो हाईलाइट करके रखा है, 0 है वहां पर। अभी मैं V4 पे ऐसा कौन सा नंबर लिखूं कि टोटल 0 आ जाए, ऑफकोर्स 0 लिखूंगी, 0 + 0 = 0। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर अभी मैं क्या अलॉट कर सकती हूँ, देखो इसको मैं फिनिश कर दूं एक बार। क्यों फिनिश करूंगी, देखो V3 पे ऑलरेडी 6 लिखा है, U3 पे ऐसा कौन सा नंबर लिखूं कि टोटल 5 हो जाए। आपको ऐसे करते हुए चलना पड़ेगा, दिस इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो एक बार जो अभी यहाँ पर ऑलरेडी नंबर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे अपने को 5 टोटल लाना है, तो U3 पे ऐसा कौन सा नंबर लिखूं कि टोटल 5 हो जाए। बोलो 6 में से कितना माइनस करूंगी तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर लिख दूं मैं -1, तो 6 - 1 = 5। तो क्या क्या खत्म हो चुका, ये 6 खत्म हो चुका, 0, ये 5 हो गया। अब क्या क्या बचा है, देखो इधर ये 5 बचा है, यहाँ पर मैं क्या नंबर लिखूं, अभी रुक जाओ मैम, देखो ये यहाँ पर है ना, ये -1 आपने लिखा है, यहाँ पे और 5 लिखा है, तो यहाँ पे मैं कौन सा नंबर लिखूं कि वापस टोटल 5 हो जाए। U3 पे ऑलरेडी -1 है, V2 पे ऐसा कौन सा नंबर लिखूं कि टोटल 5 हो जाए। मैम 6 लिख दो ना, देखो 6 - 1 = 5। अभी वापस देखो, यहाँ पर V2 पे 6 ऑलरेडी लिखा है, ऐसा U2 पे कौन सा नंबर लिखूं कि टोटल 4 हो जाए। 6 में से कितना माइनस करूंगी तो टोटल 4 हो जाएगा, -2। 6 - 2 = 4। ठीक है, अब यहां पर बचा क्या है, 5।
कैसे सॉल्व करूंगी? देखो मैम U2 पे तो ऑलरेडी -2 लिखा हुआ है, V1 पे ऐसा कौन सा नंबर लिखूं कि टोटल 5 हो जाए? बोलो, -2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऐसे कर सकते हो आप, x -2 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू माइनस उधर शिफ्ट कर देंगे तो 5 + 2 x इज इक्वल टू 7, तो यहां पर मैं 7 लिखूंगी तो टोटल 5 हो जाएगा। अरे बताने के लिए बोल रही हो, अगर नंबर बड़ा रहा ना तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? बन गया क्या यूवी टेबल? बोलो, U1 U2 U3, V1 V2 V3 V4, सारे नंबर्स आ गए। अच्छा अब क्या करना है? अब क्या करना है, अपन ने यूवी टेबल तो बना दिया, कहां से, कौन सा सपोर्ट लेके? बेसिक सेल्स का सपोर्ट लेके, ठीक है? अभी अपने को क्या करना है, U प्लस V शुड बी लेसर देन और इक्वल टू कॉस्ट नॉन बेसिक सेल्स, नॉन बेसिक सेल्स। करो तो एक बार, फर्स्ट नॉन बेसिक सेल इज 8, ये देखो सर्कल कर रही हूं। U का टेबल, U का टोटल बोलो कितना है वहां पर, 0 प्लस V कितना है 7, लिखो 7 शुड बी लेसर देन और इक्वल टू व्हाट, 8, 8, तो 7 इज लेसर देन इक्वल टू 8 है क्या? करो टिक मार्क। अच्छा और एक लॉजिक मैं आपको बताती हूं कि कॉस्ट कितना है अपना, 8 रुपीज, और अपना U प्लस वी का टोटल कितना है 7। अगर समझो समझो ये 7 पे हम लोग चीज ना खरीदे तो अपना अपॉर्चुनिटी का कितना लॉस हो गया। अगर आप समझो कोई चीज आपको 7 रुपए में कहीं पे मिल रही है, पर आप लोग क्या करते हो, आपको नॉलेज नहीं है तो कहीं और जाके 8 रुपए में खरीद लिया, तो आपका अपॉर्चुनिटी लॉस कितने का है? आप बोलोगे भाई मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया कितने का, 1 का, 1 रुपए का, मतलब आप 1 रुपए का नुकसान कर रहे हो ना। कोई चीज अगर आपको 7 में मिलती है और आप 8 में खरीद ले आते हो तो योर अपॉर्चुनिटी लॉस इज ऑफ ₹1, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डू यू गेट दिस? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट यहां पे मार्क करती हूँ 7 को। U बोलो वहां पे कितना है 0, V बोलो कितना है 6, लिखो 0 प्लस 6 शुड बी लेसर देन और इक्वल टू 7, 6 लेस देन इक्वल टू 7, बोलो फुलफिल कंडीशन हो गई क्या? यस। नेक्स्ट नंबर यहां पे मैं बोलती हूँ 9, U कितना है वहां पर -2, V कितना है 6, लिख दो -2 प्लस 6 लेस देन इक्वल टू कितना मैंने मार्क किया है यहां पर 9, लिख दो 9। यहां पर क्या लिखूं मैं, 4 शुड इज लेस देन इक्वल टू 9, फुलफिल है क्या कंडीशन? यस। 4 इज लेसर देन इक्वल टू 9 है ना, अरे लेस देन है ना, 9 से कम है ना 4। अब यहां पर देखो 0, बोलो यहां पर U है -2, V है 0, लिखो -2 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू हाउ मच, 0, -2 इज लेसर देन इक्वल टू 0, बोलो। अगर किसी ने बोला कि मैम -2, ये देखो ना 2 बड़ा है मैम, तो 1 लगाऊंगी, आपको नंबर लाइन पता है ना, ऐसे यहाँ पे 0 होता है, इधर से शुरू होता है 1 2, यहाँ पे क्या होता है -1 -2, तो ये 0 से छोटे नंबर है। आई होप दिस इज क्लियर, रहने देती हूँ बाद में लिख लेना। तो -2 इज लेसर देन और इक्वल टू 0, यस इट इज लेस देन 0, ठीक है? देखो नेक्स्ट 7 कर लो अपने आप। U इज -1, V इज 7, तो -1 प्लस 7 लिखो यहां पर, -1 प्लस 7 लेस देन इक्वल टू हाउ मच, 7, लिखो 6 लेस देन इक्वल टू 7, ठीक, ठीक बात है। नेक्स्ट 0 लगाओ टोटल, U इज -1, V इज 0, कंडीशन फुलफिल होती है क्या? देखो 0 से छोटा नंबर है -1, लिख दो यस। कितने नॉन बेसिक सेल्स है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, देखो अपन ने 6 बार टिक किया है क्या, 1 2 3 4 5 6, 6 बार अपन ने राइट टिक मार्क कर दिया है, कहीं पर क्रॉस आया है क्या? नहीं। देयरफॉर
द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, बिकॉज जो u प्लस v है ना, सारों का लेस देन और इक्वल टू कॉस्ट है और सबका ये फुलफिल होता है। अपन ने देखो यहां पे भी लिखा था, आ जाओ यहाँ पे नीचे। As the condition that for all non-basic cells, that is u plus v lesser than equal to cost is satisfied and the solution is optimal. कॉपी कर लेती हूं मैं यहीं से ये और वहां पेस्ट करेंगे। Is that okay? लिख लो। अभी क्या करना है, सॉल्यूशन फिजिबल भी था, यूवी टेबल हो गया, सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। अब जब सब हो गया तो जो भी हमने अलॉटमेंट किया है, जितने भी कॉस्ट पे जो जो क्वांटिटी अलॉट किया है उससे बनाएंगे ट्रांसपोर्टेशन स्केड्यूल। बोलो बनाएंगे क्या? अगर आप देख सकते हो तो थोड़ा सा मैं ओरली बोल देती हूँ आपको। M1 से जाएगा C3 में कितना क्वांटिटी, 140 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ ₹6, तो 140 इंटू 6। वापिस M1 से जाएगा डमी, दैट इज अभी के लिए अज्यूम किया हमने C4, कितना जाएगा वहां पर, 110 क्वांटिटी एट द कॉस्ट ऑफ ₹0। अरे वो था ही डमी, कुछ आएगा ही नहीं, जीरो ही आंसर आएगा। 110 इंटू 0 हाउ मच, 0। नेक्स्ट M2 से कहां जाने वाला है, M2 से जाएगा C1, कितना क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ ₹5। लिखते चलो, 300 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ ₹5। नेक्स्ट M2 से जाएगा C2 में कितना, 20 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ ₹4, 20 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ ₹4। M3 से जाएगा C2 में कितना क्वांटिटी, 240 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ ₹5। M3 से वापस जाएगा C3 में 40 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ ₹5। जमला का कार्यक्रम हो, आ जाओ बनाओ यहां पे ट्रांसपोर्टेशन स्केड्यूल पे लिखती हूँ सेल एलोकेशन। सेल क्या क्या है बोलो, M1 टू C3 कितना एलोकेट कर रहे हैं हम लोग, 140 क्वांटिटी, और ऐसे लिख दूं मैं टन्स, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना है, 6, टोटल कॉस्ट 140 इंटू 6 कितना पड़ेगा, 840। बोलो नेक्स्ट सेल M1 से डमी में जाएगा कितना क्वांटिटी, 110 टन्स, कॉस्ट कितना, 0, 110 इंटू 0 इज 0। देन M2 से कहां जाने वाला है, C1 कितना क्वांटिटी, 300 टन्स एट द कॉस्ट ऑफ 5, 300 इंटू 5 1500। M2 से जाएगा वापस C2 में कितना क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 20 टन्स एट द रेट ऑफ ₹4, 20 इंटू 4 80। नेक्स्ट M3 से जाएगा C2 में कितना क्वांटिटी, 240 टन्स एट द रेट ऑफ ₹5, 240 इंटू 5 1200। नेक्स्ट M3 से जाएगा C3 में कितना क्वांटिटी, 40 टन्स एट द रेट ऑफ ₹5, 40 इंटू 5 टोटल टन्स कितना हो गया, ये 850 टन्स। मैंने बोला था ना टोटल मैच करेगा, कॉस्ट की टोटल लगाओ, 840 प्लस 0 प्लस 1500 प्लस 80 प्लस 1200 प्लस 200 ₹850
3820 लगाओ एक बार टोटल, क्योंकि देखो बुक में ना कभी कभार ऐसे टोटल मिस्टेक हो जा रही है। 3820 ये क्या है? मिनिमम कॉस्ट इतना लगेगा अगर अपने को सारा M1 M2 M3 यहां से अगर अपने को C1 C2 C3 C4 डमी दैट इज अगर सारा ऐसे ट्रांसपोर्ट करना है तो उसका पूरा अपने को मिनिमम खर्चा कितना लगने वाला है? 3820। ठीक बात है। अब थोड़ा सा यहां पर आप लोग करेक्शन कर सकते हो, आ जाओ यहां पर देखो क्रॉस करके पेनल्टी 1 लिखो, 2 नहीं 1 आएगा वो। स्मॉलेस्ट नंबर देखो 6 एंड 7 आए थे ना, तो 7 माइनस 6 इज कितना? 1। वहां पे गलती से 2 लिखा है, प्लीज करेक्शन कर लो उसको। और यहाँ पे भी कर लो एक बार करेक्शन। यहाँ पे देखो इन्होंने 750 लिखा है, कट करके 740 लिखो। और डमी में हम लोग कितना क्वांटिटी ऐड करने वाले हैं? मजे की बात बोले तो आंसर सही लिखते हैं। देखो डमी में 110 क्वांटिटी लिखा, अगर ये लोग समझो यहाँ पे 750 का टोटल आ जाता तो यहाँ पे तो 100 ही आता ना, 110 नहीं आता। ठीक है, तो करेक्शन कर लो 740। वैसे तो अपन ने पूरा देखो यूवी टेबल इस तरीके से बनाया है। देन नेक्स्ट ये देखो पेनल्टी वगैरह आया है, रो पेनल्टीज। इन्होंने एक बार फर्स्ट पेनल्टी वगैरह कैलकुलेट करके बताया कि कैसा करेंगे। फर्स्ट सेट ऑफ कॉलम पेनल्टीज ये देखो 2 1 1, एक एक सेट इन्होंने सॉल्व करके बता दिया, बोल रहे बचा हुआ आप सॉल्व कर लो। यहाँ पे बोल रहे हैं देखो ऑल दिस रो एंड कॉलम पेनल्टीज फर्स्ट सेट इज 6 इज द हाईएस्ट एंड इज करस्पॉन्ड टू फर्स्ट रो। हमने भी किया था ना ऐसा, ये देखो फर्स्ट पेनल्टी हमने जो कैलकुलेट करी थी वो देखो यहाँ पर आई थी 6 एंड इट करस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट रो दैट इज M1। तो बस वही बोल रहे हैं यहाँ पर, नीचे आ जाओ, इज करस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट रो। नीचे देखो अभी हेंस द एलोकेशन शुड बी डन एट द सेल ऑफ फर्स्ट रो where the cost is least। कौन सी कॉस्ट लीस्ट थी वहां पे? 0। this corresponds to M1 dummy, है ना, M1 and dummy। so the maximum possible units that is 110 is allocated in this cell by maintaining parity of supply and demand। ऑफ कोर्स जितने का डिमांड रहेगा उतना का ही सप्लाई कर पाएंगे, या तो अगर सप्लाई मिनिमम है और डिमांड ज्यादा का है तो उतना ही सप्लाई कर पाएंगे जितना अपने पास अवेलेबल है, भले डिमांड ज्यादा का क्यों ना हो। With this allocation, the total demand of dummy site is exhausted। है ना, डमी वाला जो कॉलम है उसका एग्जॉस्ट हो गया सारा का सारा डिमांड दैट इज 110, और उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट करना मतलब उसको हमने कट कर दिया। बट द सप्लाई ऑफ द करस्पॉन्डिंग मिनरल फील्ड इज नॉट फुल्ली एग्जॉस्टेड। देखो 250 अपने पास अवेलेबल था, वहां से 110 अपन ने दे दिया डमी को, बचा कितना क्वांटिटी? 140 टन। अभी वो एग्जॉस्ट हुआ क्या? नहीं। तो उसको हमने कट भी किया क्या? नहीं। is shown as balance in the supply cell of M1। हमने भी ऐसे ही किया। As the demand of dummy is fulfilled, the entire column of this has been shaded, indicating the same। Figures of this column will no longer participate in any subsequent calculation of penalty। मैंने भी आपको ये बोला है कि वो जो कॉलम अभी कट चुका है उसका एक भी नंबर अभी अपने पेनल्टी की कैलकुलेशन में कंसिडर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। The same procedure of calculating penalty for rows and columns and subsequently allocating maximum possible quantity in the least cost cell corresponding to highest penalty is repeated until all the allocations are made maintaining parity of supply and demand। Important sentence, एकदम रट लो इसको। बार बार क्या करेंगे हम लोग? पे हाईएस्ट पेनल्टी ढूंढेंगे। देखो पेनल्टी 1 पेनल्टी 2 पेनल्टी 3 कर रहे हैं ना, तब तक कैलकुलेट करेंगे जब तक सारा का सारा एलोकेशन हो नहीं जाता। सबसे पहले ढूंढेंगे हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है, पेनल्टी कैलकुलेट करने के बाद। अब जो हाईएस्ट पेनल्टी आई वहां पर ढूंढेंगे उस पर्टिकुलर रो या कॉलम में कौन सा मिनिमम कॉस्ट है। अब मिनिमम कॉस्ट के पास देखेंगे कि अब हम लोग क्या पैरिटी कर सकते हैं, मतलब सप्लाई फुलफिल कर सकते हैं या डिमांड। अगर कोई खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, तो कट करके एकदम लाइन ड्रॉ कर दो, और जो बच गया है कुछ क्वांटिटी तो क्रॉस करके जो बचा हुआ क्वांटिटी है वो लिख दो। हमने भी ऐसे ही किया। यस। अब देखो यहाँ पे द सॉल्यूशन दस ऑब्टेन्ड इज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबिलिटी कैसे डिसाइड करी है हमने? m plus n minus 1। देखो यहाँ पर आ जाओ नीचे, as number of allocated cells that is 6 is the solution not degenerate one। not degenerate one मतलब it is feasible solution। उसके बाद हम लोग बढ़ते आगे
ऑप्टिमैलिटी टेस्ट की तरफ। ये देखो, नाउ द सॉल्यूशन इज टेस्टेड फॉर ऑप्टिमैलिटी। अब देखो इन्होंने ऐसे ऑप्टिमैलिटी टेस्ट की है, ये देखो u प्लस वी, सी इज इक्वल टू यू प्लस वी। अब इस तरीके से उन्होंने किया है, एलोकेटेड सेल, फिर देखो सी, यू प्लस वी, ये सारा उन्होंने निकाला है, फिर जो भी है, ठीक है, मैं तो इसको कंसिडर नहीं कर रही हूं, हमने जो कैलकुलेट किया है वैसे करो, ज्यादा बेटर। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर ऑल अनअलोकेटेड सेल, जो अपन करते हैं ना, u प्लस वी शुड बी लेसर देन और इक्वल टू कॉस्ट, तो वो यहां पर बोलते हैं कि जो बचा हुआ कॉस्ट है वो क्या है, हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब देखो जैसे कि m1 माइनस c1, जैसे कि हमारा जो नॉन एलोकेटेड सेल था दैट इज 8, फर्स्ट वाला सेल कौन सा था अपना, ये देखो ये 8, कॉस्ट कितना आया 8, u प्लस वी का टोटल कितना आया 7, ये देखो उनका भी आया है, u प्लस वी उसका टोटल 7, C11 का टोटल 8, 8 माइनस 7, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितने का है, 1 रुपए का। सिमिलरली हर किसी के लिए कैलकुलेट कर दो इस तरीके से, और नीचे क्या बोलते हैं देखो, एज ऑल द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वैल्यूज आर नॉन निगेटिव द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, ये इस तरीके से बोलते हैं। और हम लोगों ने क्या किया है, u प्लस वी अगर लेसर देन इक्वल टू कॉस्ट है तो अगर टिक मार्क हर जगह आ जाता है तो सॉल्यूशन अपना ऑप्टिमल है। मैंने आपको उसका कॉन्सेप्ट बता दिया है कि भाई अगर 7 रुपए में कहीं पे चीज मिल रही है तो मैं 8 रुपए पे नहीं करूंगी, और अगर कोई 8 रुपए पे कर रहा है तो वो गलत है, तो वो मिनिमम कॉस्ट आएगा क्या अपना, फिर नहीं, तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। अब जब ऑप्टिमल नहीं है तो उसको इंप्रूव कैसे करना है वो बाद में देखेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तब सिमिलरली वहां पर उसको डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि अभी तक हम लोग करते आए, जो जो कॉन्सेप्ट आता है सामने उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एकदम सिंपल लिया था जो बैलेंस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसमें अपन ने नया क्या सीखा है, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें बैलेंसिंग ऑफ द क्वेश्चन, बैलेंसिंग समझ चुका अपने को। अब आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक का दैट इज क्वेश्चन नंबर 24 वो सॉल्व करना है, दैट इज होमवर्क फॉर यू टुडे। ये देखो अभी आ गया, फर्स्ट इसका आंसर उन्होंने बोला है, सो द ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन प्लान इज शोन इन टेबल 3 एंड द मिनिमम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज 3820। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या पूछा था, क्वेश्चन में आ जाओ ऊपर, व्हाट आर द क्वांटिटीज टू बी सोल्ड फ्रॉम m1 m2 m3 रेस्पेक्टिवली। अपने को 3 जगहों से सेल करना था, मतलब प्रोडक्शन हो रहा है तो वहीं से सप्लाई करेंगे m1 m2 m3, कहां कहां सप्लाई करेंगे, C1 C2 C3 एंड डमी हमने ऐड किया था। आ जाओ नीचे सॉल्यूशन में, quantities to be produced by m1 m2 m3 are respectively 250 320 280 ton, of which 110 tons worth of stone chip produced by m1 will remain unused by the construction site, so this quantity can be sold ex field। समझ में आता है आपको, ऊपर आ जाओ एक बार, क्वेश्चन में क्या बोला था एक बार वापस से पढ़ लो उसको। All the available boulders must be crushed into chips. Any excess chips over the demands at site C1, C2, C3. C1, C2, C3 का डिमांड कितना है 740, अगर टोटल लगाएंगे तो डिमांड कितना है 740, बचा हुआ कितना डिमांड है 110, वो कोई डिमांड कर रहा है क्या, नहीं, एंड दैट कैन बी सोल्ड एक्स फिल। ये देखो बोलते हैं नीचे वो, any excess chips over the demands at C1, C2, C3 will be sold ex fields। तो ex fields हम लोग कितना सेल करने वाले हैं, सप्लाई 110 क्वांटिटी। कहां से सप्लाई करेंगे, आ जाओ अपने आंसर में, ये दिखता है आपको 110, यहां पर कहां से जा रहा है वो, M1 से। M1 से जो हम लोग C4 को दे रहे हैं दैट इज डमी को दे रहे हैं, वो हम लोग एक्स फील्ड बेचेंगे। आई होप द आंसर इज क्लियर। देखो कितना बड़ा दिया है यहाँ पर और कितना ऐसा लिखा है, बाप रे, अगर कोई खुद में अकेले में पढ़ के सॉल्व करने का कोशिश करें तो वहीं पे पूरा दिमाग ऐसा उल्टा पलट हो जाएगा और बोलेंगे क्या है ये, मतलब व्हाट टू डू, इतना सारा लिखा है और कैसे लिखा है, क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आता फर्स्ट टाइम रीडिंग में। अभी जब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था और अभी जब सॉल्व किया तो कितना सिंपल लग रहा है बोलो। और अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो नॉट लेसर देन एटलीस्ट 10 मार्क्स के लिए तो पक्का ही आएगा, 10 मार्क के नीचे तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करना है। ये देखो यहाँ पर अब जब इसको सेट करोगे, देखो यहाँ पे सप्लाई लिखा है, यहाँ पे डिमांड, मैट्रिक्स ऐसा ही होना चाहिए,
और आपको ये तो दिखता है ना, मैन्युफैक्चरर मतलब ये सप्लाई करने वाला है, जो भी मैन्युफैक्चर करेगा वो सप्लाई एंड ड्रेस साइज, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। और मैन्युफैक्चरर कौन कौन है, ए बी सी। ए मैन्युफैक्चर करेगा 150 क्वांटिटी, बी मैन्युफैक्चर करेगा 450 क्वांटिटी, सी मैन्युफैक्चर करेगा 250 क्वांटिटी। ड्रेस साइज मतलब देखो, फर्स्ट वाला जो समझो, ऐसे समझो कोई शॉप होगा, वो डिमांड कितना कर रहा है, 100। यहाँ पे सेकंड वाला डिमांड कर रहा है 200, थर्ड वाला डिमांड कर रहा है 450, फोर्थ वाला डिमांड कर रहा है 150। अब देखो यहाँ पर सप्लाई करने के लिए अवेलेबल कितना है, 850, और डिमांड कितने का है, 900 का। बोलो डमी कहाँ ऐड करने वाले हैं हम लोग, ये ऐसा आ रहा है कुछ 900 एंड 850। कमतरता कहां पे गिर रही है, समवेयर हियर कमी गिर रही है। 850 को और 50 ऐड कर देंगे तो 900 हो जाएगा, तो यहां पे आपको डमी ऐड करना पड़ेगा, यहां पे डमी ऐड करना पड़ेगा। और वैसे भी लॉजिकली समझो, देखो सप्लाई करने के लिए 850 अवेलेबल है, डिमांड 900 का है, मतलब अपने को एक और सप्लायर ऐड करना पड़ेगा सो दैट एक्सेस जो डिमांड है 50 की वो फुलफिल हो। अब अपने पास ऐसा सप्लायर तो कोई है नहीं, अपने पास 3 ही सप्लायर है, ए बी सी। अब डी है नहीं, पर अपने को डमी ऐड करना पड़ेगा, देखो यहां पर। डू यू गेट दिस? चलो और क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, देखना मैक्सिमम पॉसिबल सप्लाई कैपेसिटी, थोड़ा सा आप लोग पढ़ लो अभी ये, ठीक है। आई वांट द सॉल्यूशन फ्रॉम एवरीवन, देखो ट्राई करके सॉल्व होता है क्या, होमवर्क है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, 25 नंबर। प्लांट कैपेसिटी वेयर हाउस डिमांड, ये तो एकदम ऑटोमेटिकली ऐसा रेडीमेड दिया है, आपको बस करना क्या है, ये देखना है कि क्वेश्चन बैलेंस है क्या। बैलेंस है तो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन से थोड़ा बड़ा है, बैलेंस नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पर डमी ऐड किया है। अब वो देख लेना कैसे ऐड करना पड़ेगा आपको। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ, डमी कैसा ऐड करते हैं। फिर आपको पेनल्टी कैलकुलेट करना है, हाईएस्ट पेनल्टी कहाँ आया है, और मैट्रिक्स में ढूंढना है लोवेस्ट कॉस्ट। फिर सॉल्यूशन फिजिबल है क्या नहीं वो देखो, ठीक है। जहां तक सॉल्व कर सकते हो करो। ये देखो नॉन सॉल्यूशन इज नॉन डीजेनरेट, है ना, m+1 - 1 इज 8 एंड एलोकेटेड सेल्स आर ऑल्सो 8। फिर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करेंगे, और ये देखो नॉन ऑप्टिमल है तो आप छोड़ देना इस क्वेश्चन को, खाली 24th कर लो, 25 रहने दो। ये देखो यहाँ पर सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। यूवी टेबल नॉन एलोकेटेड सेल्स का एटलीस्ट वो टिक मार्क जो करते हैं अपन, u+v लेसर देन इक्वल टू कॉस्ट, वो आता है क्या देखो। ये जो अभी ये जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है, नहीं समझेगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नया कॉन्सेप्ट क्या पढ़ेंगे अपन, ये अगर सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं रहता है तो किस तरीके से उसको ठीक करते हैं वो देखेंगे। वो भी थोड़ा सा ऐसा अजीब लगेगा आपको, बट कोई बात नहीं, देखेंगे। ये देखो वापस से फिर उसको इम्प्रूव सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन है। 26 नंबर का देखो एक बार, जम पाएगा क्या, देखो जमेगा तो सॉल्व करो। ये भी देखो नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, यूवी तक कैलकुलेट करो इसको कॉपी में, उसके बाद छोड़ देना थोड़ा स्पेस, साथ में सॉल्व करेंगे। स्पेस छोड़ना मतलब यार एक दो पेज छोड़ दो, क्या जाता है आपका, नया बुक खरीद लेना बाद में खत्म हो गया तो। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेना, इसमें सिंपल है ये, है ना, नॉन डीजेनरेट, ऑप्टिमैलिटी है, सॉल्यूशन भी ऑप्टिमल है, एंड देन इन्होंने ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन पूरा पूरा 27 पूरा सॉल्व करना है, होमवर्क। 28 अनबैलेंस्ड क्वेश्चन है, देख लेना यहाँ पर, अनबैलेंस्ड है कि बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है। सी डमी ऐड किया है, देखो 0 0 0 कॉस्ट दिखता है वहां पर, ये डमी है जिसको सी डिनोट कर रहे हैं। देखना है आपको सॉल्यूशन फीजिबल है क्या, फीजिबल है तो अलॉटमेंट करो, मतलब ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करो, दैट इज यूवी टेबल से टेस्ट करो, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बनाओ। डिस्ट्रीब्यूशन प्लान मतलब ट्रांसपोर्टेशन स्केड्यूल। ये देखो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम, ऑप्टिमम कॉस्ट,
खत्म, ट्रांसपोर्टेशन खत्म। एक बार स्टेप्स वगैरह समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इतने इजी क्वेश्चंस है ये, और बार 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 प्रैक्टिस करते रहो एग्जाम आने तक। ठीक है, रोज रात में एक क्वेश्चन जॉब एलोकेशन का, एक क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन का सॉल्व करके सोना है। नेक्स्ट वीडियो में जो भी सारा हम लोग नया क्या सीखने वाले हैं, नया सीखने वाले हैं अगर सॉल्यूशन नॉन ऑप्टिमल होगा तो किस तरीके से सॉल्व करें। आज नया क्या सीखा, बैलेंसिंग ऑफ द क्वेश्चन, डमी कैसे ऐड करते हैं। ओके बात है, चलो। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नया क्वेइंग मॉडल जो है ना वो वाला टॉपिक भी शुरू करेंगे। ठीक है, टिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।